अच्छा जी बच्चों, लास्ट मैंने आपको सवाल दिया था सॉल्व करने के लिए, वो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, आज मैं बच्चों बनाना है नोट। नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। नहीं, इसका पार्ट 1 मैंने आपको मेरे ख्याल दिया था। वेरी गुड। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला शेजार टेक्सटाइल मिल्स, ये मेरा 15 नंबर का सवाल था। ये मैंने आपको दिया था एंट्रियां पास करने की। कर लिया था ना? क्वेश्चन नंबर 4, सवाल पढ़ते हैं बच्चों। शेयर दिल लिमिटेड। ध्यान से। नंबर 1, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स वर एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2014 फॉर 450 मिलियन। बिल्डिंग और इक्विपमेंट दोनों एक्वायर किए 1 जनवरी 2014 को। बिल्डिंग कितने की ली बच्चों? 450 मिलियन की। और इक्विपमेंट कितने के लिए? 50 मिलियन की। क्या ये पॉइंट समझ आ गया सबको? मतलब 2014 से पहले ये नहीं थे। पॉइंट समझ आ रहा ना? 2014 में ये लिए, 2014 से पहले ये चीजें नहीं थी। द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बोथ एसेट्स इज समराइज्ड बिलो। बिल्डिंग के ऊपर मेथड कौन सा लगता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। बिल्डिंग की लाइफ क्या है? और बिल्डिंग पे मॉडल कौन सा अप्लाई होता है? रीवैल्यूएशन। इक्विपमेंट पे मेथड कौन सा लगता है? रेट क्या है? और मॉडल कौन सा है? कॉस्ट की बातें उसने बता दी हैं। एस एल ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एन एनुअल बेसिस। ये वही बात बता रहा है कि एनुअल बेसिस पे आपने रिटेन अर्निंग में सरप्लस को ट्रांसफर करना। पॉइंट नंबर 3, द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एज डिटरमाइंड बाय एक्यूरेट वैल्यूअर्स लिमिटेड एज एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंपनी ऑन 1 जनवरी 2015 एंड 16 was 456 मिलियन एंड 378 मिलियन। किसकी रिवैल्यूएशन हो रही है? बिल्डिंग की हो रही है। इक्विपमेंट की क्यों नहीं हो रही? इक्विपमेंट में तो कॉस्ट मॉडल है, उसमें तो होने भी नहीं है। ठीक हो गई। पॉइंट नंबर 4, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 35 मिलियन वाज परचेज ऑन यकम अगस्त 2015। हाफ ऑफ इक्विपमेंट परचेज ऑन यकम जनवरी 2014 वाज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून 2016। तो इक्विपमेंट में बच्चों 2015 में एक इक्विपमेंट और बाय किया है, और 2016 में एक इक्विपमेंट डिस्पोज ऑफ किया। यहां तक की बात लगी। चलो इक्विपमेंट की बातें तो बाद में करते हैं। बिल्डिंग वाला काम तो पहले हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सुने, प्रिपेयर बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट बनाना है, as well as separate ledger for accumulated depreciation account for the year ended 2015 and 2016। क्या ये बात समझ लगी बच्चों? तो आप एंट्री तो पास कर लेंगे। अब आपने एंट्री पास करके लेजर नहीं बनाना, अब आपने डायरेक्ट लेजर बनाना। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपने लेजर ओपन कर लेना किसका? बिल्डिंग्स का, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और रीवैल्यूएशन सरप्लस का। 3 लेजर ओपन करें। 2014 से ऑनवर्ड चलेंगे। 14 आपका स्टार्ट है, 30 जून 15 आपका एंड है। फिर यहीं से आगे ब्रॉडन करेंगे, और 30 जून 2016 आपका एंड होगा। मतलब 2 सालों के अपने अकाउंट बनाने के 3 सालों के? कितने सालों के? 4 सालों के? कितने सालों के अकाउंट बनेंगे? कितने सालों के अकाउंट बनेंगे? तो रेगुलर साल ही सीधे नहीं बने। हाँ, कितने अकाउंट बनेंगे? 2 सालों के बनेंगे। चलो शाबाश, अकाउंट्स बनाओ जरा। सिर्फ बिल्डिंग पे फोकस करना है, इक्विपमेंट बाद में देखेंगे। बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग। जल्दी करो, जल्दी जाओ।
हाँ भाई, वो कहाँ तक पहुंचे? हाँ जी बच्चों, मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना था? 450? ऐसी है? और बोलो तो सही। 450। अगला पॉइंट, पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? 22.5। ऐसी है? यही 450 अगले साल क्या हो जाएगा? ब्रॉड डाउन। और ये 22.5 अगले साल ब्रॉड डाउन। ऐसी है? अच्छा, फिर अगले साल यकम जनवरी, जुलाई कि जनवरी, यकम जनवरी 15 को रिवॉल्यूशन हुई। ऐसी है? कितनी रिवॉल्यूशन हुई? तो बोलो तो सही। 456। लेकिन डब्ल्यूडीवी क्या थी? गेन कितना आया? 28.5। इस 28.5 की एंट्री क्या होगी? दो एंट्री होनी है, दो। पता नहीं क्या एंट्री होगी। बिल्डिंग डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये बिल्डिंग बच्चों डेबिट हो गई यहाँ पे, और रीवैल्यूएशन सरप्लस यहाँ पे क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ठीक हो गया। एक और एंट्री भी होनी है। मार मार चबल मार। हाँ जल्दी कर। अगली एंट्री कौन सी होनी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। ये एंट्री बच्चों आपको पेपर में भूल जाने, एडवांस में बता। तो होने ही बोल गया, पेपर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा बच्चों बिल्डिंग अकाउंट का? बिल्डिंग अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 426। अच्छा, साल पूरा गुजरा होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, किसको किस पे डिवाइड करना है? आवाज नहीं आई। 456 को 19 पे डिवाइड करना है, डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 24। यही आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और ये 450, अच्छा उसी वक्त जिस वक्त आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आपको फील हो रहा है ज्यादा हुई है। डेप्रिसिएशन क्या हुई है? ज्यादा चार्ज हुई। कितनी ज्यादा चार्ज हुई है? आवाज नहीं आई। तो 1.5 का सरप्लस क्या करेंगे? रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे। क्या एंट्री होगी? सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग, क्रेडिट। तो पीछे सरप्लस कितना बच जाएगा? कितना बच जाएगा जी? 27। तीनों बैलेंस ब्रॉडन कर लेंगे बच्चों। ये 456 ब्रॉडन हो रहेगा, ये 24 ब्रॉडन हो रहेगा, और ये 27 भी ब्रॉडन हो जाएगा 2016 में। ओके। अब यकम जनवरी 2016 को डब्ल्यूडीवी कितनी है? यकम जनवरी 16 को डब्ल्यूडीवी डी कोई नहीं, पता ही नहीं। आवाज नहीं आई। 432। और मार्केट वैल्यू कितनी है 2016 में? 378। ये फेयर वैल्यू है। गेन आया कि लॉस आया? कितना? 54। अब सरप्लस में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? कितना पड़ा हुआ है? तो 27 से ज्यादा लॉस इधर ट्रांसफर नहीं ना हो सकता। बाकी कितना लॉस बच गया? क्या एंट्री करेंगे?
आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने से, 27 से, और बिल्डिंग क्रेडिट कितने से, 54। तो बच्चों बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगी 54 से, लेकिन लहरा लिखेंगे ऐसी है। सरप्लस कितना पड़ा हुआ है, 27 का, सारा खत्म करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा, 0। अच्छा, कितनी पिछले साल की डेप्रिसिएशन बची हुई है, 24, उसका क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। क्या खत्म करने की एंट्री क्या करेंगे, हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट, ठीक हो गया जी। तो बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा बच्चों, बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस निकालें। और क्या आंसर आ जाएगा, 378। अच्छा, साल गुजर गया, साल के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी कितनी, 21, कैसे आई, 378 को 18 पे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा जी, 21, और यही 21 आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, ऐसी है। अच्छा जी, और सरप्लस में कुछ बचा ही नहीं था जो ट्रांसफर होना है, सरप्लस की क्लोजिंग वैल्यू क्या आएगी, है, अब गूंगे हो, बोलो तो सही, 0। यहाँ तक अकाउंट्स बना लिए, यहाँ तक बताया नहीं कोई मसला, तो हो गया सबसे। कुछ खोते कोड़े सिर्फ क्लास में इसलिए बैठे हुए हैं कि जो सर दिखाएंगे वो नोट कर लें, और पेपर से भी तो नोट ही करोगे, तुम क्वेश्चन पेपर सारा छाप के आओगे पेपर से। अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफा भी सबसे गंदा रिजल्ट किसका आया है, हाँ, अकल फिर भी नहीं आई। हिस्ट्री में सबसे औखा पेपर कॉस्ट का आया था, सबसे गंदा पेपर किसका आया था, कॉस्ट का, तो रिजल्ट देखो, एफर बंदा किसी ने सोचा भी नहीं, और उसका रिजल्ट सबसे गंदा आया। उसकी पहली और आखिरी वजह यही है कि ब्रायलर किस्म के बच्चे पीआरसी में एमसीक्यू सॉल्व करके आ जाते हैं, और वो समझते हैं कि फिर उन्हें आराम नाल हो जाएगी। कभी रजिस्टर पे उन्होंने कुछ लिखा होता कोई नहीं, प्रेजेंटेशन उनसे बनती नहीं है, पेपर में उनसे कुछ होता नहीं है, बस इंट्रो के सारे समझ लेते हैं कि इंट्रो में हम पास हो गए थे ना, तो ये इसमें भी पास हो जाए। सबसे बड़ी गलत फहमी बच्चों की यही है। हाँ जी, और यहाँ तक नोट कर लिया। 27 वाला पॉइंट बच्चे इस तरह से आया है कि 28.5 का सरप्लस था 2015 के शुरू में, 1.5 का आपने ट्रांसफर कर दिया। ये 1.5 का ट्रांसफर कैसे हुआ, 28.5 को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करो, रिमेनिंग लाइफ आपकी 19 है, तो 28.5 डिवाइड बाई 19 करोगे तो 1.5 आएगा। ये आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करना है और रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करना है 1.5 से। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस को आपने डेबिट कर दिया, पीछे जो बचेगा वो 27 बचेगा, वही 27 अगले साल ओपनिंग बैलेंस के तौर पे जाएगा,
और वही 27 चूंकि पड़ा हुआ है और लॉस हो गया है, तो वही 27 सीधा बिल्डिंग को कम कर दे। ये पॉइंट समझ आ गया जी? अच्छा जी, तो समझ आ गया सबको? अब है जी अगला मसला, इक्विपमेंट अकाउंट। इक्विपमेंट अकाउंट वाली स्टोरी आपको अच्छी तरह से पता है, इसमें कोई रिवोल्यूशन आई नहीं। ये कॉस्ट मॉडल है। तो कॉस्ट मॉडल में जैसे आपने ब्रांडल मतलब आपने बाय किया इक्विपमेंट, कितने का किया? 50। उसको हर साल आपने क्या करते जाना है? बस डेप्रिशिएट करते जाना। इक्विपमेंट का अकाउंट बनाए और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाए। यहाँ पे सिर्फ दो अकाउंट बनने हैं। कितने अकाउंट बनने हैं? और 2015 में एक नया एडिशन हुआ था, ये याद रखना है। और 16 में डिस्पोजल हुआ था। डिस्पोजल आपने पढ़ा हुआ है, याद है? शुरू शुरू में पढ़ा दिया था, इसीलिए पढ़ा दिया था कि जब इस टॉपिक में डिस्पोजल आएगा तो तुम मुंह ना चौक के कहना क्या की हो रहा है। चलो शाबाश। ये 2014 का ऊपरी बैलेंस 50 मिलियन। यहाँ से सवाल शुरू होगा। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और कोई रिवैल्यूएशन नहीं। हाँ जी। अच्छा भाई, 2014 में बच्चों आपने इक्विपमेंट बाय किए कितने के? 50 के। क्लोजिंग बैलेंस 50, डेप्रिसिएशन कितनी आई? 5। और 5 ही आई है। ब्रॉडन बैलेंस 50 और यहाँ पे ब्रॉडन बैलेंस 5। 15 में आपने इक्विपमेंट और लिया कितने का? 35 का। ऐसी है। तो 35 का इक्विपमेंट और लिया, टोटल कितना हो गया? 85 का। अब जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस की अलग से होनी है और एडिशन की अलग से होनी है। एडिशन कब हुआ है? तो पूरे साल की इतनी आएगी। कितने महीने की आएगी? 5 महीने। तो बच्चों 45 पे 10% और 35 पे 5 महीनों की, ऐसी है। चेक कर लो, चेक करो, चेक करो। अब 45 कहाँ से आया? 50 - 5 क्यों किया? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट कॉस्ट पे नहीं लगता, WDV पे लगता। तो अगले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 5.96 निकाली हुई है। तो बच्चों टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 10.96। और ये 85 का बैलेंस यहाँ पे शो होगा, ऐसी है। और यही 85 अगले साल ब्रॉडन आ रहेगा और यही 10.96 अगले साल ब्रॉडन आ रहेगा, ऐसी है। नहीं ना नोट किए? अच्छा। अब यहाँ पे 2016 में उसने क्या कहा? इधर आखिरी लाइन गौर से पढ़े, मुझे बताएं इसका तर्जुमा क्या है। उर्दू में तर्जुमा बताएं। यकम जनवरी 2014 को कितना खरीदा था? यकम जनवरी 2014 को उसका क्या करना है? हाफ। हाफ कितना बनता है? उसको क्या किया? कब किया? 23 जून 2016 को। तो बच्चों 25 का डिस्पोजल यहां से निकालेंगे। नहीं समझ? 25 का डिस्पोजल यहां से निकालेंगे और जितनी उसकी डेप्रिसिएशन होगी वो भी यहां से निकालेंगे। अब 25 की डेप्रिसिएशन निकालें टोटल, परचेज से लेके सेल तक, वो निकाली, वर्किंग की है उसकी। ये जो इक्विपमेंट डिस्पोजल हुआ है 25 वाला,
तो उसकी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालें, जो कि वर्किंग नंबर 2 मैंने आपको समझाई थी, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक। निकाले जरा, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या सबका आ गया? कैसे वर्किंग करेंगे बच्चों? ये वाली आपको मैंने सिखाई हुई है, याद है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। यकम जनवरी 14 को ये एसेट लिया था, कितने का? 25 का। पहले साल 10% रेट लगेगा, 2.5। डब्ल्यूडी आ जाएगी 22.5। अगले साल 22.5 पे 10% रेट लगेगा, तो डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 2.25। डब्ल्यूडी आ गई 20.25। ऐसी है। फिर 2016 में कितने महीने यूज हुआ बच्चों ये? 6 महीने। तो 20.25 इंटू 10% इंटू 6/12, क्या आ जाएगा? 1.0125। और डब्ल्यू आपकी निकलेगी 19.24। और कॉस्ट में से डब्ल्यू माइनस करेंगे तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी 5.76। ये तरीका याद है कि नहीं याद? लिखे सुने। हाँ जी।
तो कर लिया सबने। अच्छा जी। अब बच्चों 5.76 आपने डेप्रिसिएशन निकाल ली। ओके। अब आखिरी काम जो है वो क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। तरीका वारदा सिखाया हुआ मैंने आपको, याद है कुछ कुछ? वो वाला, वो वाला क्या था? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ, वो जो रटा लगा हुआ ना, किसी वजह से लगवाया था। चलो शाबाश, उसकी वर्किंग करो। एक्सपेंस फॉर द ईयर। शाबाश 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 शाबाश, सिखाया हुआ है, सिखाया हुआ है। मेरी बात बोलो तो सही। प्रिसिशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल यहाँ पे आपने निकाली हुई है। हाँ जी, और हो गया सबसे। 6.39 निकला है। मर गए मर गए मर गए। 6.39 यहाँ पे आया। क्लोजिंग माइनस आ गया 11.59, और यहाँ पे क्लोजिंग माइनस आ गया 60। ये आपके लेजर अकाउंट कंप्लीट हो गया। घर जाके अलहमदुलिल्लाह 16 साल तक कख नहीं किया। हूँ तुम घर जाके करना। वो घर जाके तुम पढ़े होंगे तो हूँ तुम डॉक्टर बन रहे होंगे। अच्छा जी। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अगर एक प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर को रीवैल्यू करेंगे, उस वक्त डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या आएंगी? When item of property plant equipment are stated at revalue amount, the following must be disclosed. Number one, the effective date of revaluation. Revaluation किस दिन करवाई वो बताना है. If there are more than one revaluation dates, then the latest date. क्या मतलब है? Point number two, whether an independent valuer was involved and its name if available. क्या मतलब है? पता नहीं। चलो पढ़ो पढ़ो शाबाश। एफएससी ਤੁਸੀਂ अंग्रेजी ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ अंग्रेजी ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ।
हाँ जी बताओ, ये दूसरी लाइन का मतलब क्या है? हाँ भी कोई एक बच्चा पूरी क्लास में जो इसका मुझे तर्जुमा बता सके, लिखा क्या हुआ है? हाँ भाई। वैसा की मतलब है? तू तो एफ टू तो वापस आया। हाँ, 3 दिन पहले तो एफ टू करता बस, है ना? मुश्किल बहुत होना है यार, आई के अपने समझ नहीं आ रहा। नाम अवेलेबल होगा, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ रखानगे, नाम अवेलेबल होगा। ए तू तर्जमा कीता है? नाम अवेलेबल फॉर सेल है कि नहीं है? हैं? हाँ, क्या अवेलेबल तब होगी वैल्यू जब नाम इंडिपेंडेंट होगा। हाँ, जब वैल्यू इंडिपेंडेंट होगी। वैल्यू लिखी है, ਇਹ ਲਾ ਨੇ ਹੈ। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ उर्दू तर्जमा नहीं आता, ਤੁਹਾਨੂੰ तो नजर भी नहीं आता। तीसरा पॉइंट, for each revalued class of property, plant and equipment, the carrying amount that would have been recognized had the asset been carried under the cost model। मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए, ऐसे तो फोत हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2 लाइनों तो मतलब तो समझ नहीं आया, तीसरा तो मार के भी नहीं आ सकता। मैं क्यों कर रहा, पेपर तो ही देना कि मैं देना? हाँ, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसके लिए डिक्शनरी की जरूरत पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह समझ एक भी नहीं आया। हाँ भाई, ये क्या कह रहा है? यार दस में की कह रहा है?
मतलब क्या? ओए खामोश एक मिनट है। हाँ, 46 किस बेसिस पे? कॉस्ट मॉडल पे कि रिवैल्यूएशन मॉडल पे? यार तो सोचा ही नहीं है। कॉस्ट मॉडल पे। तो रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट फिर यहाँ पे क्या है? हाँ, रिवैल्यूएशन की वजह से वैल्यू गई 50, WDV 46 है, तो क्या कहना चाह रहा है? तो 4 फिर क्या है एक्स्ट्रा? तो सरप्लस की गाली थी ही नहीं। तो 4 बीच में कहाँ से आया? तो जो 4 बीच में सरप्लस है वो यहाँ पे बात हुई है उसकी। तो फिर हाँ भाई, जरा उन्हें बोले तो तू सोचा भी नहीं होना। हाँ यार, कितना मुश्किल है। हाँ, उमर अकबर वाला तर्जमा ना करी। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम है मेरे लिए। थोड़े को पूछ जाओ तो नगाई जाओ, टपाई जाओ। पॉइंट नंबर 4 है भी गया। The revalue surplus indicating the change for the period and any restriction on the distribution of the balance to the shareholder। हाँ जी, अभी तुम मार के दोबारा जिंदा हो जाओ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। हाँ भाई, ये भी क्या? बहुत अच्छी बात है। 4 बातें हैं बच्चों, जब आपका आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रीवैल्यू हो गए तो 4 बातें हैं, कौन सी? 1 2 3 4। हाँ सोचो, शाबाश। IAS 16 property plant equipment requires the following disclosure and notes to the financial for the each major class of property plant equipment. Number 1, the measurement basis used cost है या revaluation है for determine gross carrying amount. Number 2, the depreciation method used. Number 3, useful life या depreciation rate. Number 4, gross carrying amount and accumulated depreciation at the beginning and at the end of the period. Number 5, a reconciliation between the opening and closing value of gross carrying amount and accumulated depreciation showing addition during the year, disposal during the year, depreciation charge, increase or decrease in asset due to impairment losses, increase or decrease in asset resulting from revaluation। ये भी आपने फिलहाल नहीं पढ़ा, लेकिन ये पढ़ लिया। Disclosure requirement under certain circumstances. An entity must also disclose, number 1, the existence and amounts of restriction on title, property, plant, equipment pledged as a security for liabilities। क्या मतलब है इसका? once again मौत वाक्य होने लगी। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मेरे तो बड़ी आसानी है, मैं टपाई जावांगा जी, सिलेबस खत्म हो जाना आराम से, ना जून दे विच। क्या लिखा हुआ ये? तो वो हमें डिस्क्लोज करना है कि इस एसेट पे इतना प्लस क्रिएट हुआ है, इस लोन के लिए ये एसेट। ठीक है जी, अगर आपने को प्लान परचेज किया है और आपने बैंक को प्लेज करवाया हुआ है, तो वो आपने बताना कि ये वाला जो प्लांट है वो
प्लेज हुआ पड़ा। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन द कोर्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। हाँ जी, ये क्या कह रहा है? मर गए। ये और जैसे स्टार्टिंग का हम वर्किंग चेक करने के लिए कोई मटेरियल वगैरह यूज करते हैं, वो भी जो अमाउंट यूज होगी वो हमें शो करनी है किस? एसेट की वैल्यू में। ठीक है जी। अगर आप कोई एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर खर्चा होता है, वो खर्चा आप क्या करेंगे? कैरिंग अमाउंट में शामिल करेंगे। द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट फॉर एक्वाजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्या मतलब है? आपने अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्वायर किया है, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत किया है, कोई किसी को कमिटमेंट की है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने कि भाई 5 साल हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप ले लेना, या हम ये प्लांट जो है वो 2-3 किस्तों में लेंगे, या जो भी है। अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका है तो वो भी बताना। नंबर 4, if it is not disclosed separately in the statement of comprehensive income, the amount of compensation from third parties for items of property plant equipment that were impaired, lost or given up, that is included in profit or loss। वो कहता है अगर कोई एसेट इंपेयर हो गया है, डैमेज हो गया है, चोरी हो गया है, या आपने किसी को दे दिया है, तो उसके ऊपर अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो आपने बताना है अलहदा से। अगर वो अलहदा से ऑलरेडी डिस्क्लोज नहीं हुआ पड़ा तो बताएंगे, अगर तो अलहदा से बता दिया है तो फिर बताने की जरूरत नहीं। डिस्क्लोजर फॉर रीवैल्यूड एसेट, ये सारे हो चुके हैं यार, ये डिलीट कर दो यहाँ से। डिस्क्लोजर फॉर रीवैल्यूड एसेट यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये डिलीट कर दो यहाँ से। एडिशनल डिस्क्लोजर इनकरेज बाय IS 16, द कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्परेली आइडल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अगर कोई प्लांट वेला पड़ा हुआ है कोरोना की वजह से, साल गुजर गया, प्लांट इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो उसकी कैरिंग अमाउंट बतानी है। द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी फुली डेप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दैट इज स्टिल इन यूज। कोई ऐसा था फुली डेप्रिशिएट हो गया है लेकिन अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताएं। द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल। कोई ऐसा प्लांट जो आपने उखाड़ के साइड पर रख दिया है लेकिन अभी तक सेल नहीं हुआ, उसकी कैरिंग अमाउंट बताओ। When the cost model is used, the fair value of property plant equipment when this is materially different from the carrying amount। अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं और अगर उसकी मार्केट वैल्यू कॉस्ट मॉडल से डिफरेंट है तो वो भी आपने बतानी। ये 4 बातें ये हैं। समझ तक नहीं आई? मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, समझ आती तो मैंने फोर समझाना पड़ता। ठीक है जी, घर जाके अंग्रेजी पढ़ा करो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है आबिद लिमिटेड। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका होमवर्क है। करना क्या है जी? एंट्रीज पास करनी है।
कितने नंबर का आया था? 12 नंबर का आया था। सिर्फ एंट्रीज पास करनी है। कितने नंबर का आया था जी? 12 नंबर। और ये जो सवाल आपने किया है शहजाद शेरदी लिमिटेड, ये 18 नंबर का आया था। ठीक है जी, ये आपने आज भजा करना, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3, PQR लिमिटेड।